चैप्टर 3 इस किताब का सबसे संवेदनशील और हिला देने वाला हिस्सा है। यहाँ हम गलियों और मोहल्लों की राजनीति से निकलकर देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी दीवार भारतीय सेना के अंदर लगी सेंधमारी की बात करेंगे। किताब यहाँ उस पवित्र वर्दी के पीछे छुपे उन चेहरों को बेनकाब करती है जिन्होंने लोकतंत्र को बारूद के ढेर पर बिठाने की साजिश रची। सोचिए क्या होगा अगर वो वर्दी जिस पर हम अपनी जान न्यौछावर करते हैं, जो हमें दुश्मनों से बचाती है, उसी वर्दी के अंदर नफरत का ऐसा जहर घुल जाए जो अपनों को ही निशाना बनाने लगे। आज हम बात करेंगे अभिनव भारत की। ये वो संगठन है जिसने न सिर्फ धमाके किए, बल्कि भारतीय सेना के इंटेलिजेंस विभाग के एक बड़े अफसर को अपना मोहरा बनाया। धर्मेंद्र झा ने इस चैप्टर में बताया है कि कैसे मालेगांव से लेकर समझौता एक्सप्रेस तक के तार उस वर्दी से जुड़े थे जिसे हम डिसिप्लिन की मिसाल मानते हैं। ये कहानी है लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और उस साजिश की जिसका मकसद भारत के संविधान को हटाकर अपना हिंदू राष्ट्र संविधान लागू करना था। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज सच की ये सेंधमारी आपकी रूह कपा देगी। अभिनव भारत नाम नया नहीं था। इसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, लेकिन 2006 में इस नाम को फिर से जिंदा किया गया। इस बार मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं था, बल्कि एक कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना था। इस पुनर्जन्म के पीछे मुख्य रूप से हिमानी सावरकर, सावरकर की बहू और कुछ रिटायर्ड और सर्विस में रहने वाले सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। लेखक बताते हैं कि ये संगठन बाकी शैडो आर्मी से बहुत अलग था। जहां हिंदू युवा वाहिनी सड़कों पर भीड़ जुटाती है, वहीं अभिनव भारत बौद्धिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म और सैन्य साजिश, मिलिट्री कॉन्स्पिरेंसी में यकीन रखता था। इनका मानना था कि बिना हथियार और सेना की मदद से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इस चैप्टर का सबसे बड़ा और विवादित किरदार है लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित। धर्मेंद्र झा ने पुरोहित के प्रोफाइल की बाल की खाल निकाली है। पुरोहित भारतीय सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस विभाग में एक सक्रिय अधिकारी थे। झा लिखते हैं कि पुरोहित दिन में देश की सेवा की शपथ लेते थे और रात में अभिनव भारत की गुप्त मीटिंग्स में धमाकों और हथियारों की साजिश करते थे। पुरोहित ने सेना के अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कई रिटायर्ड अफसरों और नौजवानों को ये कहकर जोड़ा था कि देश के दुश्मन अंदर घुस आए हैं और अब संविधान हमारी रक्षा नहीं कर सकता। लेखक ने उन चार्जशीट का हवाला दिया है जहां पुरोहित को हथियारों की ट्रेनिंग देने और आरडीएक्स का इंतजाम करने का दोषी पाया गया। पुरोहित का तर्क था कि वो ये सब इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे, लेकिन झा सवाल उठाते हैं कि क्या इंटेलिजेंस के लिए बेगुनाहों की जान लेना जरूरी था। गुप्त मीटिंग, नासिक, फरीदाबाद और भोपाल की साजिशें। झा ने इस चैप्टर में उन सीक्रेट मीटिंग्स का ब्यौरा दिया है जिन्हें सुनकर किसी भी भारतीय का माथा चकरा जाएगा। जनवरी 2008 में फरीदाबाद में एक मीटिंग में अभिनव भारत ने तय किया कि वो अपनी एक समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट बनाएंगे। झा बताते हैं कि इन लोगों ने भारत के तिरंगे और संविधान को ठुकराते हुए अपना एक अलग भगवा झंडा और मनुस्मृति आधारित संविधान तैयार करने की बात की थी। लेखक का दावा है कि ये लोग इजराइल के कुछ कट्टरपंथी समूहों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे अपनी हिंदू सरकार को मान्यता दिला सकें और हथियार पा सकें। ये कोई मामूली दंगाई नहीं थे, ये एक सशस्त्र विद्रोह, आर्म रेबेलियन की तैयारी कर रहे थे। और फिर होता है धमाकों का सिलसिला, मालेगांव से मक्का मस्जिद तक। अभिनव भारत का नाम धमाकों की उस सीरीज से जुड़ा जिसने 2006 से 2008 के बीच भारत को दहला दिया था। धर्मेंद्र झा ने इन कड़ियों को रिसर्च के साथ जोड़ा है। 2008 मालेगांव बम धमाका। एक मोटरसाइकिल LML फ्रीडम में बम रखा गया था। ये बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर थी। यहीं से साजिश की परतें खुलनी शुरू होती हैं। 2007 समझौता एक्सप्रेस धमाका। दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन में धमाका हुआ जिसमें 68 लोग मारे गए। झा बताते हैं कि स्वामी असीमानंद और अभिनव भारत के सदस्यों ने इसे अंजाम दिया था। मक्का मस्जिद और अजमेर शरीफ धमाका। इन धमाकों का मकसद ईंट का जवाब पत्थर से देना था। झा लिखते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर इन संगठन का चेहरा थी जो अपनी कट्टरपंथी तकरीरों से युवाओं को जोड़ती थी। उनकी बाइक का इस्तेमाल धमाके में होना शैडो आर्मी और राजनीतिक चेहरों के बीच के सीधे कनेक्शन को साबित करता है। वर्दी में जहर। धर्मेंद्र झा पूछते हैं, क्या हमारी सेना सुरक्षित है?
पुरोहित के साथ साथ रिटायर जनरल मेजर रमेश उपाध्याय भी इस साजिश का हिस्सा थे। वे अभिनव भारत के वर्किंग प्रेसिडेंट थे। अभिनव भारत ने भोंसाला मिलिट्री स्कूल नासिक का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया। यहाँ बच्चों को धर्म युद्ध के नाम पर हथियारों की समझ दी गई। लेखक चेतावनी देते हैं कि जब सेना का कोई अफसर संविधान से ऊपर विचारधारा को रखने लगे तो वो देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। पुरोहित ने सेना की कॉन्फिडेंशियल जानकारी इन संगठनों के साथ साझा की। जैसे ही एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने इस साजिश का पर्दाफाश किया, देश की राजनीति में भूचाल आ गया। धर्मेंद्र झा ने इस पॉलिटिकल शिफ्ट का बहुत बारीकी से अध्ययन भी किया है। फिर 26/11 हमले में हेमंत करकरे शहीद हुए, लेकिन उससे पहले उन्हें देशद्रोही तक कहा गया क्योंकि उन्होंने हिंदू संगठनों पर हाथ डाला था। जब अभिनव भारत के लोग पकड़े गए तो आरएसएस और अन्य संगठनों ने तुरंत उनसे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन झा सवाल पूछते हैं कि असीमानंद और कर्नल पुरोहित के जो संपर्क इन संगठनों के बड़े नेताओं के साथ थे, उन्हें कैसे झुठलाया जा सकता है। फिर 2014 में सरकार बदलने के बाद एनआईए का रवैया बिल्कुल ही बदल गया। गवाह मुकर गए और केस कमजोर होता गया। आज कई बड़े आरोपी बेल पर बाहर हैं और कुछ तो राजनीति के ऊंचों पदों पर बैठे हैं। झा ने इस स्कूल को अभिनव भारत की ट्रेनिंग लैब बताया है। 1937 में स्थापित हुआ ये स्कूल आज एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका है। धर्मेंद्र झा की रिसर्च के मुताबिक मालेगांव धमाके की ट्रेनिंग यहीं के परिसर में दी गई थी। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सेना को उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। ये सरकारी शिक्षा और सैन्य मूल्यों के खिलाफ एक शैडो एजुकेशन खड़ा करना है। लेखक बताते हैं कि कैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान का इस्तेमाल शैडो आर्मी ने अपनी साजिशों के लिए किया। ये बताता है कि इनकी पहुंच कितनी गहरी है। मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस में मरने वाले ज़्यादातर गरीब और आम लोग थे। शैडो आर्मी ने उन्हें सिर्फ नंबर समझकर मार दिया। कर्नल पुरोहित जैसे लोगों की वजह से उस महान भारतीय सेना पर सवाल उठे, जो धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है। झा लिखते हैं कि अभिनव भारत ने उन लाखों सैनिकों का अपमान किया जो संविधान की रक्षा के लिए सरहदों पर अपनी जान दे देते हैं। सो चैप्टर 3 के अंत में झा एक बहुत ही तकनीकी बात करते हैं। अभिनव भारत सिर्फ एक बम धमाका करने वाला ग्रुप नहीं था, वो भारत के अंदर एक शैडो स्टेट या डीप स्टेट बनाना चाहते थे। उनका मकसद सेना, ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका के अंदर अपने लोगों को भरना था। पुरोहित की गिरफ्तारी ने उनके प्लान को धक्का तो जरूर दिया, लेकिन झा का मानना है कि वो विचारधारा अब भी वर्दी के अंदर कहीं ना कहीं तैर रही है। लेखक चेतावनी देते हैं कि अगर वर्दी का धर्मनिरपेक्ष चरित्र खो गया तो भारत कभी भी लेबनान या पाकिस्तान जैसा बन सकता है, जहां सेना ही सरकार चलाती है। सो ये चैप्टर हमें ये कड़वा सबक सिखाता है कि नफरत की कोई भी सीमा नहीं होती। जब ये जहर उस वर्दी तक पहुंच जाए जो देश की आखिरी उम्मीद है, तो समझ लीजिए कि खतरा कितना बड़ा है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सिर्फ सरहद के दुश्मनों को देख रहे हैं, कहीं हमारी अपनी वर्दी के अंदर कोई शैडो आर्मी तो तैयार नहीं हो रही है। अभिनव भारत एक चेतावनी है कि कट्टरपंथ किसी भी संस्था को निगल सकता है, चाहे वो कितनी ही अनुशासित क्यों ना हो। तो ये था चैप्टर 3 का वो डरावना सच जो वर्दी की ओट में छुपाया गया था। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी अपनी सेना का एक कर्नल धमाकों की साजिश में शामिल हो सकता है? क्या आपको भी लगता है कि सेना और संस्थानों के अंदर बढ़ता कट्टरपंथ देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है? क्या ऐसे अफसर्स को इंटेलिजेंस के नाम पर माफ़ी मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी बेबाक राय ज़रूर दें। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे हिंदू युवा वाहिनी की, रोड टू पावर, जहां हम देखेंगे कि कैसे सड़कों की गुंडागर्दी और डंडे के दम पर एक निजी सेना ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। वो कहानी गोरखपुर की गलियों से शुरू होती है। देखते रहिए पब्लिक डेस्क। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। जय हिंद।